हेलो एवरीवन, टुडे हम सब पढ़ने वाले हैं BCOC 136 इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। इससे रिलेटेड मैंने आपके लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार किए, जैसे असाइनमेंट के कुछ शॉर्ट नोट्स, बुक्स की शॉर्ट नोट्स, प्रैक्टिस पेपर एक तैयार किया आपके लिए, और एक प्रैक्टिस पेपर के क्वेश्चन आंसर्स हैं। और प्रैक्टिस पेपर में आपको दूंगा, उसको आपको सॉल्व करके लाना है, ठीक है। अगर आप उसको सॉल्व करके भी चले गए तो पेपर में पक्का करें, उसमें से 70% आपका क्वेश्चन आएगा। प्रैक्टिस पेपर बनाया है तो एक बार आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आज के पेपर से रिलेटेड असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर के। मतलब कल का जो पेपर है, कल जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए मैं आपके लिए कुछ शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ, तो एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट के ज़रिए ही मेरा वीडियो चलेगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा वीडियोज़ नहीं चल पाएगा, ठीक है गाइस। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं बुक से रिलेटेड असाइनमेंट का। पहले बात करेंगे असाइनमेंट में। पहला क्वेश्चन था ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो रिटर्न फाइलिंग करने के लिए क्या क्या करना होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं समझा रहा। इसमें मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे पोर्टल पे इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन चाहिए, फॉर्म 16 चाहिए, 18C चाहिए, प्रूफ चाहिए, और ठीक है ITC फॉर्म सेलेक्ट करके। अब देखो इसमें क्या है, ITC फॉर्म सेलेक्ट करना है, यानी अगर इनकम टैक्स 1 है तो इनकम टैक्स 1 फॉर्म सेलेक्ट करो, डिटेल भरो, उसके बाद वेरीफाई करो कि आपका डिटेल सही है कि नहीं है, और फिर OTP के ज़रिए फाइलिंग कर दो। मैं आसान भाषा में भी आपको बता रहा हूँ कि चैप्टर बहुत बड़ा है, मेरे को उसको सारी चीज़ें कवर करनी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा छोटा छोटा करके आपको बता रहा हूँ। लेकिन असाइनमेंट से रिलेटेड मैं आपको जो भी चीज़ बताता हूँ ना, आपको उनको याद रखना है, क्योंकि मैं शॉर्ट नोट्स के ज़रिए आपको बताता हूँ। पेपर में ये इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आएगा ही आएगा, असाइनमेंट में से तो आता है गाइस। अगर आपको इग्नू वाले स्टूडेंट है तो आपको मैं बता दूं कि इग्नू में आप हमेशा असाइनमेंट्स में से, बुक्स में से पढ़ के जाइए, आपका पेपर आएगा ही आएगा, क्योंकि वो कहीं और से ज़्यादा नहीं उठाते, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, HRA सेक्शन 1030A, ठीक है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A। अगर किराए के घर में रहते हो तो सैलरी से कुछ HRA एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ 3 चीज़ें एग्जेम्प्ट होती हैं। एक्चुअल HRA रिसीव्ड 50% सैलरी, मेट्रो या 40% नॉन मेट्रो। रेंट पेड होता है 10% ऑफ सैलरी का, ठीक है। सेम ईयर टैक्सेबल इनकम, नॉर्मली इनकम प्रीवियस ईयर का होता है। तीसरा क्वेश्चन है ये, सेम ईयर टैक्सेबल इनकम, ये तीसरा क्वेश्चन है आपका असाइनमेंट का। नॉर्मली इनकम प्रीवियस ईयर का होता है, लेकिन कुछ इनकम सेम ईयर में टैक्स होती है। लॉटरी विनिंग, कैपिटल गेंस, कैजुअल इनकम और TDS डिडक्शन इनकम विदाउट डिले, ठीक है। हम इन सब चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे कि लॉटरी विनिंग, कैपिटल गेंस एंड कैजुअल इनकम क्या होता है, ठीक है। TDS डिडक्टेड इनकम विदाउट डिले, ठीक है। इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। अब एग्जेम्पशन फॉर अ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। सेक्शन 11 और 30 ट्रस्ट का इनकम एग्जेम्प्ट होता है अगर चैरिटी में खर्चा हो, ठीक है। अगर कोई ट्रस्ट है, जैसे कि NGOs वगैरह हो गए, वो अपने खर्चे क्या कर रहे हैं, किसी चैरिटी में कर रहे हैं। NGOs में तो वैसे भी कोई भी, अगर आपका NGO है तो आपका पैसा एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है ना। आप किसी गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा चार्जेस देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। फिर सेक्शन 13A, पॉलिटिकल पार्टी को इनकम टैक्स नहीं लगता अगर बुक्स मेंटेन करे, ऑडिट हो, कैश डोनेशन 2000 से कम हो, ठीक है। कंप्यूट टोटल इनकम, गिव डेटा टू 5 हेड में क्लासीफाई करो। सैलरी 1,80,000 तक इनमें हो जाते हैं, कंप्यूट टोटल इनकम में हेड्स में क्लासीफाई करते हैं। सैलरी डिविडेंड एग्जेम्प्ट, ठीक है। फिर शेयर ऑफ HUF ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट, कोप्स कूप सोसाइटी डिविडेंड टैक्सेबल, ठीक है। और हाउस रेंट 10,000 स्टैंडर्ड डिडक्टेड 30% होगा इसका, यानी कि 7,000 रुपये आपको बचेंगे, ठीक है। तो टोटल इनकम कितनी, 1,87,000, ठीक है। ऐसे करके आपका वो होता है, कैलकुलेट होगा कंप्यूट टोटल, ठीक है, कि उसके पास क्या क्या इनकम है। आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद कर लीजिए कि इनकम टैक्स के 5 हेड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगर इनकम टैक्स के आपको 5 हेड याद हैं, 5 हेड पता है कि 5 हेड क्या क्या होते हैं, तो इनकम टैक्स में आपका सबसे ज़्यादा आसान चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। 5 हेड क्या क्या होता है वो भी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है गाइस, ठीक है।
इस बार मैंने आपके लिए बहुत लंबा सिलेबस तैयार किया है पढ़ने के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स कोई छोटा चैप्टर नहीं है। इनकम टैक्स में बहुत सारे हेड्स आते हैं, सब हेड आते हैं, उसके लॉ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको पहले असाइनमेंट से बताऊंगा, फिर बुक्स के आपको शॉर्ट नोट्स बताऊंगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के ज़रिए आपका क्या रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, कोई कमेंट ही नहीं करता। ठीक है, तो कम्युनिकेशन ऑफ पेंशन क्या होती है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A, LUMP सम पेंशन का पार्ट टैक्स फ्री होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक है, और नॉन गवर्नमेंट को पार्शियली एग्जेम्प्ट होते हैं। वो मतलब किसी चीज़ों में वो एग्जेम्प्ट होते हैं, सब चीज़ों में वो एग्जेम्प्ट होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। आईटीआर 1 सहज के बारे में बताओ। ठीक है, क्वेश्चन 7 था आईटीआर 1 सहज। तो सैलरी, पेंशन, वन हाउस एंड अदर इनकम, जो आईटीआर 1 है ना, इनमें इन सब चीज़ों पे वो होता है, आईटीआर 1 फाइल होती है। या तो आपकी सैलरी हो, या तो आपका हाउस हो जिससे रेंट आता हो, या फिर आपका पर्सनल हाउस हो। ठीक है, और अदर इनकम जैसे कैपिटल गेन्स हो गए। कैपिटल गेन को छोड़ कर, कैपिटल गेन पता क्या होता है, नहीं पता। कैपिटल गेन होता है आपका भाई, कैपिटल गेन जो होती है ना, वो होती है आपका शेयर मार्केट में जो आप शेयर्स कर रहे हो, शेयर से जो आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो आपकी कैपिटल गेन हो गई है। ठीक है, या फिर आपको बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको प्रॉफिट कमा के दे रही है, वो आपकी कैपिटल गेन्स है। ठीक है, टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो, 50 लाख से कम, सॉरी ज़्यादा बोल दिया मैंने। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर इंडिविजुअल होती है। ठीक है, इन अकेले आदमी के लिए आईटीआर 1 फाइल होती है। जो भी अकेला बंदा होगा, ठीक है, वो आईटीआर 1 फाइल करेगा। ठीक है, आईटीआर 2 कौन फाइल करेगा, जो क्या कर रहा है, कहीं और शेयर मार्केट से ही पैसे कमा रहा है। ठीक है, उसके पास रेंट भी आ रहा है, सैलरी भी मिल रही है, तो वो बंदा आईटीआर 2 फाइल करता है। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे कौन क्या क्या फाइल करता है। ठीक है, क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम, बच्चे की इनकम पेरेंट्स के इनकम में ऐड होती है। ठीक है, क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम, क्लबिंग इनकम समझिए। क्लबिंग इनकम क्या होता है, मान के चलिए आपने अपने पेरेंट, आप घर में कमाने वाले हैं, आपने अपनी बीवी को पैसे दिए। ठीक है, अब उसने कहीं ऐसी जगह पैसे लगाए जिससे उसको पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो उसका पैसा जो होगा वो आपको भरना पड़ेगा। वो जो प्रॉफिट करेगा ना, वो प्रॉफिट आपके हिस्से में जुड़ेगा, और उन पैसों को टोटल करके आपको ही देना पड़ेगा इंटरेस्ट गवर्नमेंट को। ठीक है ना, क्लबिंग इनकम ये होती है। क्लबिंग ऑफ माइनर इनकम क्या होती है, आपने अपने पैसे अपने बच्चे को दिए, अब उस बच्चे ने क्या किया, कहीं पे पैसे लगाया, उससे उसको प्रॉफिट हो गया, तो वो जो प्रॉफिट होगा ना, वो आपके हिस्से का, मतलब वो प्रॉफिट का जो वो होगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा उसके बदलेगा, प्रॉफिट के बदलेगा। आपका बच्चा टैक्स नहीं देगा, बल्कि आप टैक्स दोगे उसके बदलेगा। भले बच्चा अपने पास रखा है पैसा, लेकिन फिर भी टैक्स आपको देना पड़ेगा, क्योंकि वो क्लबिंग ऑफ इनकम है। अगर आपको क्लबिंग ऑफ इनकम को बचाना है तो उसके बहुत तरीके नहीं है, बस एक ही तरीका है, लेकिन उसका तरीका मैं आपको नहीं बताऊँगा अभी मैं। ठीक है ना, क्योंकि अभी आपको पढ़ना है, अभी आपको इनकम टैक्स के ऊपर इतना नहीं लगना है। ठीक है, ग्रेट्युटी सेक्शन 10 सब सेक्शन 10। ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। नॉन गवर्नमेंट, जैसे हमें पता है फुली एग्जेम्प्ट होते हैं। नॉन गवर्नमेंट में क्या होता है, कवर्ड अंडर ग्रेट्युटी एक्ट के अंदर आते हैं। जैसे एग्जेम्प्ट लिस्ट ऑफ 20 लाख के ऊपर एग्जेम्प्ट होता है उनका, मतलब 20 लाख तक का वो होता है। एक्चुअल ग्रेट्युटी रिसीव्ड होती है 15 से 26%। देखो 15 से 26% को मल्टीप्लाई करो लास्ट सैलरी से जो आपको मिली थी, ईयर ऑफ सर्विस, लास्ट सैलरी कितनी थी आपकी, और कितने साल आपने सर्विस दिए, उससे मल्टीप्लाई करो, वो आपका आ जाएगा ग्रेट्युटी। ठीक है, रेजिडेंटल स्टेटस, मिस्टर राम है। ठीक है, तो 25 साल इंडिया में थे, 2012 से यूएस गए। ठीक है, मार्च 2023 में वापस आए। तो अब ये बताओ क्या हुए, ये हो गए एनआरआई। आप बोलोगे एनआरआई कैसे हो गए, 25 साल तो इंडिया में थे, लेकिन अब ये 2012 से 2023 में बाहर ही तो गए, तो फिर ये एनआरआई कैसे हो गए। तो एनआरआई का क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति 182 डेज से ज़्यादा किसी और कंट्री में रहता है, देखो इसमें लिखा भी 182 डेज रूल अप्लाई करो। 2022 से 23 में सिर्फ मार्च 12 को आए। ठीक है, टोटल 60 डेज नॉन रेजिडेंट हो गया ये। ठीक है, से ज़्यादा हो गया ना उसको, 182 दिनों का रूल लागू होता है। अगर कोई भी शख्स 182 यानी 6 महीने से ज़्यादा किसी और कंट्री में रुकता है, तो वो एनआरआई बन जाता है, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एनआरआई का मतलब पता चला आपको गाइस। एनआरआई का मतलब क्या होता है, आप पेपर में पूछ लिया रेजिडेंटल स्टेटस क्या होता है,
या रेजिडेंटल क्या होता है या फिर NRI का क्या होता है, ये तो मैं आपको क्वेश्चन अभी दूंगा, उसमें से आपको बताने भी है, ठीक है। प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ एग्री एंड नॉन एग्री इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर नॉन एग्री इनकम ज़्यादा हो तो रेट बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन, ठीक है। मान लो आप एग्रीकल्चर पे क्या है ना कि कोई भी टैक्स नहीं लगता, अगर कोई किसान है तो उसको किसी प्रकार का कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वो किसी और जगह से पैसे कमा रहा है जो उसके पैसे जो हैं ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, जो टैक्स देने के लिए लागू होते हैं, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। सेक्शन 80D रिडक्शन, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए होता है ये, ठीक है। अगर मान लो किसी बंदे ने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो उसको क्या होगा, अगर कोई सेल्फ है अपने लिए फैमिली के लिए रखा है तो 25,000 रुपये का उसको डिस्काउंट मिलेगा। पेरेंट्स के लिए 50,000 रुपये का मिलेगा, सीनियर सिटीजन है तो, ठीक है। तो टोटल मिला के उसको 75,000 तक का एग्जाम मिलेगा, और 1 लाख तक का इफ़ ऑल सीनियर, अगर जितने भी लोग हैं सारे सीनियर है तो उसको 1 लाख तक का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। निरीक्षण समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया होगा, मुझे मालूम है, छोड़ो, आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। वजह में दिमाग का क्यों दही करना है, पेपर में वैसे भी 5 नंबर का शॉर्ट नोट तो आप देख रहे हो, हर क्वेश्चन में, हर पेपर में 5 नंबर का शॉर्ट नोट आ ही रहा है, 20 नंबर का, सॉरी 5 नंबर बोल रहा हूँ। तो डिफेक्टिव रिटर्न इज़ नो रिटर्न क्या होता है, अगर रिटर्न इनकम्प्लीट या गलत फाइल किया गया तो वो इनवैलिड माना जाता है, जब तक उसे सही नहीं किया जाएगा वो डिफेक्टिव रिटर्न ही होगी, जो आपकी कोई रिटर्न नहीं होती। इसके तहत क्या होगा कि अगर आपने रिटर्न तो फाइल करी लेकिन वो गलत रिटर्न फाइल करी तो आप पे पेनल्टी भी लगेगी, साथ में हो सकता हो कि गवर्नमेंट की पुलिस आपके पास आए, पुलिस आए आपको कैद करके ले जाए। देखिए अगर मैं ना आपको थोड़ा जोक के माध्यम से बताता हूँ तो ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है आपकी मेरी बातों को, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 11D, स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16IA, सैलरी वालों को फिक्स्ड 50,000 की डिडक्शन मिलती है बिना प्रूफ के, ठीक है। जो सैलरी कमा रहा है ना उसको 50,000 की डिडक्शन मिलती है बिना किसी प्रूफ के, ठीक है ना, सेक्शन 16IA के तहत, स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत, ठीक है ना। ये तो हो गया असाइनमेंट के क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर। अब मैं बुक्स के शॉर्ट नोट्स के बारे में बात करूँगा, ठीक है। तो बुक्स के शॉर्ट नोट्स हैं बुक ऑफ, ठीक है। तो पहला है फंडामेंटल, यूनिट 1 और 4 तक है फंडामेंटल्स, ब्लॉक 1 में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए पहले कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको दे रखा है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे असाइनमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर क्या होता है, जो लोग काम करते हैं कहीं काम सीख रहे हैं उन लोगों को तो पता होगा असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है, यानी कि 24-25 चल रहा है अभी, मैं वैसे 25-26 चल रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक तरीके से, ऐसे असेसमेंट ईयर हो रहा है जैसे 24-25 चल रहा है, तो असेसमेंट ईयर होता है उसके आगे वाला साल, यानी 25-26 को असेसमेंट ईयर कहते हैं। अभी 25-26 चल रहा है तो असेसमेंट क्या होगी, 26-25 सॉरी अभी 25-26 चल रहा है तो असेसमेंट ईयर होगी 26-27, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख भी रखा है विच इनकम इज असाइंड, जैसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 है तो इज असाइंड इन 24-25, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर ये होता है जैसे कि अभी असेसमेंट ईयर यानी कि 25-26 चल रहा है तो प्रीवियस ईयर को कहते हैं पिछले साल को, पिछले साल को कहते हैं प्रीवियस ईयर, जैसे ठीक है। तो अभी 25-26 चल रहा है तो पिछले साल क्या था 24-25, ठीक है। पर्सन, यानी पर्सन क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है, यानी कि एक अकेला बंदा। HUF होती है, HUF क्या होती है पता आपको, नहीं पता होगा आप लोग। HUF जो होती है ये होती है हिंदू यूनाइटेड फैमिली, हिंदू यूनाइटेड फैमिली होती है। क्या होता है ना कि एक बंदा, एक हिंदू बंदा है जो अपने बच्चे के नाम पे कोई कंपनी करना चाहता है या फिर उसके नाम से कंपनी खोलना चाहता है। जैसे आपने देखा होगा मोतीलाल ज्वेलर्स एंड सन्स, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, मैंने पढ़ा, मैंने कहीं देखा था, ऐसे ही बता रहा हूँ, मोतीलाल ज्वेलर्स एंड सन्स, ठीक है ना। कोई प्रमोशन नहीं है इसमें, ठीक है ना, कोई पैसे नहीं मिल रहे मेरे को, अपनी मर्जी से नहीं बताया मैंने, दिमाग में आया तो बता दिया, ठीक है। कंपनी, जैसे कंपनी भी होती है वो इंडिविजुअली काउंट होती है, फर्म वो भी एक इंडिविजुअल काउंट होती है। AOP BOI लोकल अथॉरिटी, ठीक है, ये सारी पर्सन्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक पर्सन है, उनको टैक्स देना पड़ेगा। एसेस क्या होता है, पर्सन लायबल टू पे टैक्स, एसेस होता है जो पर्सन लायबल है, जो पैसे दे सकता है, पे कर टैक्स दे सकता है, वो एसेस है, एक्सेस एसेस है। इनकम, इंडिविजुअल्स सैलरी, देखो इसमें दे रखा है सैलरी से मिल रहा है, बिजनेस से मिल रहा है,
कैपिटल गेन से मिल रहा है या रेंट से मिल रहा है वो होती है इनकम, ठीक है। एक और होता है कैपिटल गेंस से मिल रहा है और साथ में अदर सोर्स ऑफ इनकम मिल रही है, ठीक है। ये सारी आपकी इनकम होती है, ठीक है गाइस, ठीक है। अब पैन क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर, यूनिक आईडी फॉर टैक्स पेयर होती है, ठीक है ना। जो हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं ना वो यूनिक आईडी के तहत ही पे करते हैं गाइस, ठीक हो। तो अच्छी बात है, आपको याद होना चाहिए ये सारी चीज़ें, वरना कोई भी आएगा आपको मार के चला जाएगा, ठीक है। 5 हेड्स क्या क्या होते हैं? जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी से जो इनकम मिल रही है, बिजनेस और प्रोफेशन से जो इनकम मिल रही है, ठीक है, कैपिटल गेन से जो इनकम मिल रही है, रेंट से जो इनकम मिल रही है। इसमें क्या है? 4 दे रखे हैं, 1 2 3 4, लेकिन 5वां पता क्या होता है? अदर थिंग्स, एक्सेप्ट अदर थिंग्स होती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। पार्ट 2, इसमें दे रखा है एग्रीकल्चरल इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स बट इंक्लूडिंग फॉर रेट पर्पज इफ नॉन एग्री इनकम 2.5 लाख। अगर किसी भी व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति है जो खेती कर रहा है लेकिन उसकी जो कमाई है वो खेती के अलावा कहीं और से 2.5 लाख से ज़्यादा हो रही है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। वैसे खेती पे कोई टैक्स नहीं है, ठीक है ना, खेती के लिए बिल्कुल फ्री है, एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स बट इंक्लूडेड फॉर रेट पर्पस, एग्जाम्प्ट होता है इसमें, ठीक है। कैजुअल इनकम क्या होती है? आप समझ ले कैजुअल इनकम क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना यार, पेपर में आता ही आता है, हर साल आ जाता है। कैजुअल इनकम कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कैजुअल इनकम क्या होती है? विंडफॉल्स लाइक, अचानक से पैसे आए आपके पास, जैसे लॉटरी, टैक्स डेट फ्लैट, जैसे लॉटरी आ गया, अचानक से पैसे आए आपके पास, उसका कोई भी सोर्स हो सकता है। जैसे कि लॉटरी से आ गया, शेयर मार्केट खरीदा और एकदम से आपका शेयर मार्केट ऊपर चला गया, तो हो गया ना लॉटरी की तरह, जैसे शेयर मार्केट में आ रहा है वो, ठीक है ना। कैजुअल इनकम आपकी लॉटरी होती है कि आपको किसी लॉटरी में पैसे मिले हैं, वो आपका शेयर्स नहीं होता, कैपिटल गेन्स नहीं होता आपका, ठीक है ना। कैपिटल वैसे रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल नॉन रिक्वायरिंग सेल ऑफ एसेट्स, रेवेन्यू रेगुलर इनकम, रेजिडेंट स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी, रेजिडेंट स्टेटस, डेट माइंस टैक्स स्कोप, ठीक है। रेजिडेंट ROR क्या होता है? ROR समझिए, टैक्स ऑन ग्लोबल इनकम, जो ग्लोबली इनकम होता है उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो आपका रेजिडेंट ROR है। फिर रेजिडेंट बट नॉट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट, RNOR, टैक्स ऑन इंडियन इनकम, ठीक है, जो इंडिया में इनकम करी उसके हिसाब से लगेगा। फ्यू फॉरेन सोर्सेज प्लस, ठीक है। अब नॉन रेजिडेंट ओनली इंडियन इनकम टैक्स, ठीक है। टैक्स जो होते हैं 3 तरीके होते हैं। पहला जो इंडिया में रहता है, ठीक है, दूसरा जो इंडिया में नहीं रहता लेकिन इंडिया के बाहर का बंदा है, यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। और दूसरा क्या है? कहीं और का बंदा है वो इधर आया है, तो उसमें 3 तरह के टैक्स लग गए। पहला तो इंडियन जो इनकम टैक्स लगता है, फिर जो टैक्स इंडियन इनकम टैक्स जो लग रहा है वो, प्लस फ्यू फॉरेन सोर्सेज के टैक्स लगेंगे, और टैक्स ऑन ग्लोबल इनकम जो हर जगह पूरी दुनिया में टैक्स जो लगता है वो है टैक्स। टैक्स क्या होता है? स्टे 182 डेज इन इंडिया, ठीक है, और 60+ डेज प्लस 365 इन लास्ट 4 ईयर, ये होता है आपका टैक्स। आई मीन एनालाइज बारो कि आप लोग हैं जो इंडियन हैं कि नहीं है, उसका पेपर भी आता है तो थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है ना। एग्जाम्पल, एनआरआई विथ प्रॉपर्टी रेंट इन इंडिया इज टैक्स्ड ओनली ऑन दैट रेंट, ठीक है, ये एग्जाम्पल के साथ है, ठीक है। कहाँ पे था मैं तो भूल भी गया, हाँ ये रहा। एग्जाम्प्टेड इनकम क्या क्या होती है? एग्जाम्पल होता है एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चर से जो आपने इनकम कमाई वो आपकी एग्जाम्प्ट है, ठीक है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। शेयर फ्रॉम HUF में कोई टैक्स नहीं लगता। डिविडेंड पे अप टू लिमिट है, लिमिट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। ग्रेट्युटी विद इन लिमिट पे हो तो कोई टैक्स नहीं लगता। स्कॉलरशिप पे कोई टैक्स नहीं लगता, ग्रेट्युटी पे भी टैक्स लगता है, ठीक है ना। इनकम ऑफ चैरिटेबल, रिलीजियस ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज में अंडर कंडीशन के ऊपर ही इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। बाकी ये जो चीज़ें हैं उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता, ये सारे एग्जाम फ्री होते हैं। ये सब देखोगे मंदिरों में, मस्जिदों में, ट्रस्टेड में, इसमें आप कितना पैसे दोगे कोई किसी किस्म का उनको हिसाब नहीं देना पड़ता। कई मंदिरों में तो ऐसे पैसे कूड़े के भाव में पड़े रहते हैं, कूड़े की तरह पड़े रहते हैं कई मंदिरों में, कई मस्जिदों में नहीं, मंदिरों की बात कर रहा था वो।
मंदिरों में जो प्रधान पेटी होती है ना, उसमें देखोगे तो बहुत पैसे होंगे भाई साहब। मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होती है? सैलरी ब्लॉक 2 आ गया सैलरीज का। सैलरीज 1 मीनिंग ऑफ सैलरी क्या होती है? पेमेंट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर सर्विस रेंडर्ड। सैलरी क्या होती है? वो मालिक ने काम करने के बदले काम करने वाले को पैसे दिए, वो सैलरी होती है। ठीक है, इंक्लूड्स बेसिक सैलरी, ठीक है, वेगस बोनस, कमीशन, ओवर टाइम, पेंशन, एन्युटी, ग्रेट्युटी, लीव इंकेजमेंट, एडवांस और अराइज ऑफ सैलरीज, अलाउंस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। ये सारी चीज़ें जोड़ के काट के सब मिला करके बंदे को मिलती है सैलरी। ठीक है, कंडीशन क्या होती है? मस्ट बी एम्प्लॉयर, मतलब कि वो काम करने वाला होना चाहिए उसके पास। ठीक है, सैलरी टैक्स ऑन ड्यू और रिसीव बेसिस पे होना चाहिए। सैलरी सेकंड परकोसाइट benefits of providing by employer in addition to salary, taxable perquisites, rent free accommodation। टैक्सेबल परक्वेसिट क्या होता है? रेंट फ्री अकोमोडेशन, कार फैसिलिटी, इंटरेस्ट फ्री लोन होता है। टैक्स फ्री परक्वेंस क्या होता है? मेडिकल रिमोनरेशन अप टू लिमिट में होती है वो उसका, और लैपटॉप फॉर ऑफिशियल यूज़ के लिए। डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है 50,000 तक का, सैलरी में 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, और इंटरटेनमेंट अलाउंस होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सिर्फ। ठीक है ना, इंटरटेनमेंट अलाउंस, और बाकी किसी भी सेक्टर में इंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलती। प्रोफेशनल टैक्स में डिडक्टेबल होता है प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, और सैलरीज 3 प्रोविडेंट फंड क्या होता है? स्टेटरी रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 12% इन टैक्स फ्री होता है। ठीक है, पीपीएफ इंटायर इंटरेस्ट एंड विड्रॉल आर टैक्स एग्जेम्प्ट। ठीक है, सेक्शन 80C डिडक्शन, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 80C के तहत ये सारी चीज़ें होती है ना, इसमें डिडक्शन मिलता है आपको, यानी कि इसमें कम करके आपको मिलता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पीपीएफ पे, ट्यूशन फीस पे, प्रिंसिपल ऑन हाउसिंग लोन पे, इस पर कम से कम 1.5 लाख तक का आपको डिडक्शन मिलता है। मान के चलो 10 लाख की सैलरी आपकी, उसमें से आपको 1.5 लाख इसमें से माइनस का हो जाएंगे अगर आप इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हो तो। ठीक है, टैक्स ट्रीटमेंट, टाइप ऑफ फंड, रिकॉग्नाइज पीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 12% होना चाहिए। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 9.5 एग्जाम्प्ट होगा, और विड्रॉल एग्जाम्प्ट इफ सर्टेन कंडीशन मीट करता है तो। ठीक है, और पीपीएफ में क्या है? पब्लिक पीपीएफ होता है, नॉट एप्लीकेबल होता है एम्प्लॉयर के लिए। हाँ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इसमें कोई भी नहीं होता। इंटरेस्ट कितना मिलता है? फुली एग्जाम्प्ट होता है ये, और ये भी फुली एग्जाम्प्ट होगा, विड्रॉल पे फुल एग्जाम्प्ट। हाउस प्रॉपर्टी एंड बिजनेस प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। ब्लॉक 3 जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कंडीशन टू टैक्स अंडर दिस हेड, प्रॉपर्टी मस्ट कंसीड ऑफ बिजनेस और लैंड एप्रोप्रिएटमेंट, एसेस मस्ट बी द ओनर। ठीक है, एंड शुड नॉट बी यूज फॉर ऑन बिजनेस प्रोफेशन। कंप्यूटेशन, ठीक है, कंप्यूटेशन क्या होता है? ग्रोस एनुअल वैल्यू, हायर ऑफ फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन, रिस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट इफ अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, नेट एनुअल वैल्यू, गेव म्युनिसिपल टैक्सेस, डिडक्शन US 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन मैक्सिमम 2 लाख तक पर ऑफ मिलता है सेल्फ ऑक्यूपाइड हो तो। ठीक है ना, डिडक्शन मिलता है 2 लाख तक का अगर खुद का मकान है। ठीक है, खुद का मकान होना चाहिए, ये नहीं किसी और की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% तक का। एग्जाम्पशन क्या होता है? एग्रीकल्चर बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, प्लेस ऑफ फार्मर रूलर नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी यूज फॉर चैरिटेबल पर्पस। एग्जाम्पशन, बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, बेसिक ऑफ चार्ज कितना होता है? सेक्शन 28 net profit gain from any business or profession carried on during the year. General principles, only real income is taxable होती है, legal business even illegal is taxable। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल होता है ओनली रियल इनकम इज टैक्सेबल होती है, लीगल बिजनेस और इलीगल बिजनेस हो वो भी टैक्सेबल होती है। एक्सपेंस मस्ट बी होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस,
इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स, ग्रुपिंग फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अलाउड ऑन टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स एट प्रिसाइड रेट्स, ठीक है। बिजनेस ऑफ प्रोफेशन पार्ट 2, स्पेशल डिडक्शन, टी कॉफ़ी रबर टिव एक्सेप्टरी पे 33A-B सेक्शन लगता है, साइट रजिस्ट्रेशन फंड 33A-B-A लगता है, और साइंटिफिक रिसर्च 35, 100% ऑफ क्वाइटेड डिडक्शन फॉर एग्जाम्स ऑन R&D। अमोर्टाइजेशन डिडक्शन क्या होता है, स्पेक्ट्रम फीस 35A-B-A, टेलीकॉम लाइसेंस 35A-B-B, अदर एक्सपेंस में सेक्शन 36 और 37 के तहत होता है। अदर एक्सपेंस में इंश्योरेंस, बैड डेट, बोनस टू एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट और ब्राउज कैपिटल एक्सेट्रा। बिजनेस और प्रोफेशन में रिजोलेंस कैश पेमेंट अबव 10,000 सेक्शन 40A-3 के तहत लगता है, सब सेक्शन 3 के तहत, ठीक है। अनप्रोवाइडेड ग्रेट्युटी एक्सपेंस पेमेंट टू द रिलेटिव्स, डीम्ड प्रॉफिट रिकवरी टू अर्ली डिडक्शन, गुड्स विड्रॉ फॉर अ पर्सन यूज, ठीक है। कंपल्सरी ऑडिट सेक्शन 44A-B, इफ टर्नओवर 1 करोड़ से हो तो 50 लाख फॉर प्रोफेशनल्स, ठीक है। कंप्यूटेशन और प्रॉफिट, स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट फ्रॉम बुक्स, एड इन एडमिशन आइटम एंड सब्ट्रैक्ट एडमिशन वंस। कैपिटल गेन्स अदर सोर्स एंड क्लबिंग के बारे में है ब्लॉक 4। आगे कैपिटल गेन्स अदर सोर्स एंड क्लबिंग, अब देखिए बढ़ते हैं। कैपिटल गेन्स क्या होता है, सेल्स प्राइस, कॉस्ट एक्यूरेसिंग प्लस कॉस्ट इम्प्रूवमेंट प्लस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। टाइप, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स क्या होता है, 36 महीने से कम रखे, यानी 12 महीने फॉर लिस्टेड शेयर्स रखा, ठीक है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या होता है, 36 महीने से ज़्यादा तक अगर तुमने कोई शेयर्स अपने पास रखे तो वो हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ठीक है। एग्जेम्पशन क्या होता है, सेक्शन 54 सेल ऑफ हाउस बाय अनदर रेजिडेंटल हाउस, सेक्शन 54EC इन्वेस्ट इन HAI REC बॉन्ड्स, ठीक है। सेक्शन 54F सेल्स ऑफ एनी एसेट्स बाय रेजिडेंटल हाउस, ठीक है। इंडेक्स कॉस्ट फॉर LTCG ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई CI ऑफ सेल ईयर एंड CI ऑफ परचेज ईयर। इसमें क्या है ना, आपका कैपिटल गेन्स आपको कैसे कैलकुलेट करना है, कौन से सेक्शंस लगते हैं उसमें, एग्जाम्पशन के लिए सेक्शन कौन कौन से हैं, इंडेक्स ऑफ कॉस्ट क्या क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में बात करेंगे तो डिविडेंड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या क्या है इसके अंदर, अदर सोर्सेज में कौन कौन से तरीके से आप पैसे कमाते हैं, डिविडेंड से, लॉटरी से, गिफ्ट से, ठीक है। गिफ्ट पे क्या है, 50,000 तक का एक्सीडिंग है, टैक्सेबल इफ़ नॉट फ्रॉम रिलेटिव्स, अगर आपके दोस्तों द्वारा नहीं, परिवार द्वारा आपको नहीं मिला तो वो 50,000 तक पे कोई टैक्स नहीं है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी फैमिली पेंशन पे, ठीक है। डिडक्शन अलाउड, डिडक्शन अलाउड, सॉरी गाइस थोड़ा सा चार्जिंग का प्रॉब्लम हो रखा है ना लैपटॉप में। डिडक्शन अलाउड, कमीशन फॉर रियलाइजिंग ऑफ डिविडेंड, फैमिली पेंशन 15,000 और 1/3 ऑफ विच एवर इज लोअर, ठीक है। टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट सेक्शन 56 2X के अकॉर्ड, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2X, ठीक है। इंटायर अमाउंट टैक्सेबल इफ एग्रीगेट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो नॉट फ्रॉम स्पेसिफिक रिलेटिव्स, क्लबिंग ऑफ इनकम एंड सेट ऑफ लॉसेस, ठीक है। अब देखो क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होती है, माइनर्स इनकम, माइनर क्लबिंग इनकम, क्लबिंग इन पेरेंट्स इनकम विथ एग्जेम्प्ट्स ऑफ 15,000 पर चाइल्ड, ठीक है। क्लबिंग ऑफ इनकम अगर माइनर क्लबिंग इनकम कर रहे हो आप, ठीक है, आई मीन जो आपने बच्चे को दिया उसने पैसे कमाए, ठीक है, तो उसमें क्या है 1,500 रुपये तक का पर बच्चे के ऊपर आपका जो एग्जाम मतलब कम हो जाता है। स्पॉन्स इनकम, क्लबिंग ऑफ स्पॉन्स इनकम यानी क्लबिंग इफ ट्रांसफर विदाउट
एडिक्वेट कंसिडरेशन, क्रॉस ट्रांसफर, ट्रांसफर टू सपोज इनडायरेक्ट क्लबिंग, ठीक है, आपने ट्रांसफर तो किया लेकिन वो इनडायरेक्टली क्लबिंग हो गया, ठीक है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, इंट्रा हेड सेट ऑफ, सेम हेड, ठीक है, कैपिटल गेन्स विद कैपिटल लॉसेस, इंटर हेड सेट ऑफ, बिटवीन हेड हाउस प्रॉपर्टी लॉस विद सैलरी, कैरी फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉस अप टू 8 years, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सेट ऑफ कैसे कर सकते हैं, इंट्रा हेड ऑफ सेट ऑफ, सेम हेड एज कैपिटल गेन्स विद कैपिटल लॉसेस, ठीक है। इंटर हेड सेट ऑफ, बिटवीन हेड्स हाउस प्रॉपर्टी लॉस विद सैलरी, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉस अप टू 8 years, business loss 8 years, only if written file on time, and speculation loss 4 years, 4 years का I can set off only against spiritual income, capital loss 8 years, STCL with CTCG and LTCL और only with LTCG के लिए होता है, ठीक है। आप इसको पढ़ना चाहते हो ना तो आप इसके बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, BCOC ई ज्ञान कोश करके बुक है, ठीक है ना। उसमें आप इसको पूरा आपको फॉर्मेट में मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूँ, मैंने सिर्फ इसमें शॉर्ट नोट्स बताए हैं आपको बुक्स का, क्योंकि देख लो अभी मैंने सिर्फ 5वें ब्लॉक्स तक पहुँचा हूँ और मेरे आधा घंटा ख़त्म हो गया है। डिडक्शन, असाइनमेंट एंड रिटर्न्स, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, की सेक्शन अंडर कैपिटल 4th A के तहत, ठीक है। अब समझिए कि किस किस चीज़ पे कितना कितना डिडक्शन लगता है, ठीक है। सेक्शन 80C LIC, PPF, ELS, होम लोन के ऊपर क्या है, 1.5 लाख तक का आपको डिडक्शन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। 80CC का पेंशन फंड होता है LIC, जिस पे आपको 1 लाख तक 1.5 लाख तक का आपको डिस्काउंट मिलता है। ये आपको जितना भी मिलेगा ओल्ड रिजीम के अंदर मिलेगा, न्यू रिजीम में ये सिस्टम नहीं है, आपको किसी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला, ये ओल्ड रिजीम का है, इसलिए आप पढ़ लो, समझ लो कि ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग है। अगर पूछ ले कि डिडक्शन किस में लगता है तो ओल्ड रिजीम में लगेगा, न्यू रिजीम में डिडक्शन नहीं लगेगा, न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग कोई डिडक्शन नहीं होगा, आपको सीधा 5 लाख का वो मिलेगा, 5 लाख तक 4 लाख तक जो भी रहा सिस्टम, स्लैब रेट देखोगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 18CCD NPS अटल पेंशन योजना के तहत आपको 10% से 14% सैलरी के ऊपर डिडक्शन मिलेगा। 80D मेडिकल इंश्योरेंस अगर आपने ले रखा है तो 25,000 से 1 लाख तक का आपको मिलेगा, किसके ऊपर डिडक्शन मिलेगा, आप खुद के लिए ले रहे हो, आप जवान हो 25,000 तक का मिलेगा, अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए ले रहे हो तो उसके ऊपर 50,000 और 1 लाख तक भी मिल सकता है, ठीक है गाइस, ठीक है। 25,000 एक बंदे मिलता है, मान लो 3 लोग बंदों पे करवा रहे हो घर में, अपने ऊपर भी अपने फैमिली पर करवा रहे हो तो उनके ऊपर भी मिलेगा वो डिडक्शन, 25-25-75 हो गया सीधा, 60 साल के ऊपर हो जाएंगे तो 50,000 रुपये मिलता है एक सीनियर सिटीजन पे, ठीक है। 80E इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, फुल इंटरेस्ट मिलता है एजुकेशन लोन पे, किसी प्रकार का वो नहीं है, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होती है उसकी, ठीक है ना। होम लोन, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल लोन पे 50,000, होम लोन या फिर इलेक्ट्रिसिटी लोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन पे, ठीक है, 50,000 से 1.5 लाख तक का उस पर वो मिलता है एग्जेम्पशन। डोनेशन टू चैरिटी पे 50 से 100% तक का डिडक्शन मिलता है। कई कंडीशन में क्या होता है ना, कंडीशन रीच नहीं करता तो उनको 50% ऑफ डिडक्शन काट के उनको 50% ऑफ डिडक्शन, 50% जो अमाउंट बचा होता है उसके ऊपर भी उनको टैक्स देना पड़ता है। वैसे ज़्यादातर डोनेशन पे क्या होता है, वो चैरिटी जो करते हैं इंसान वो वो होते हैं डिडक्शन फ्री होती है, मतलब उनमें कोई प्रकार का कोई पैसा नहीं देना पड़ता, डिडक्शन वाइज होते हैं, ठीक है। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, अगर आप नो कैश 100% डिडक्टेड है, दिखाओ अगर ये भी कंडीशन मीट करता है तो, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, अगर आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है सीनियर सिटीजन्स को, ठीक है, तो उसको 10,000 से 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी को 75,000 से 1,25,000 तक का डिडक्शन मिलता है। टोटल डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड ग्रोस टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम से ज़्यादा ना होना चाहिए, ठीक है। अब चैप्टर 16 समझते हैं, असेसमेंट ऑफ डिविडेंड। स्टेप 1, कैलकुलेट इनकम अंडर 5 हेड, ठीक है। ऐड क्लब्ड इनकम लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 4th A के तहत, ठीक है। कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी, अप्लाई स्लैब रेट
ऑल न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आ गया। ऐड सरचार्जेस इफ एप्लीकेबल हो तो इसको याद रखना, क्या बोलते हैं इसे, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, पेपर में पूछ लेगा कुछ, वो सीधा नहीं पूछेगा किसको कैलकुलेट करो, क्या पता इसमें पूछ ले असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल बताओ, असेसमेंट बताओ, इसका कैलकुलेट करके। तो ऐसे कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट पहले टोटल इनकम कैलकुलेट करना है, 5 हेड के अंदर में से क्या क्या इनकम आ रही है। अगर क्लबिंग इनकम है तो क्लबिंग इनकम करना। ठीक है, डिडक्शन करेंगे उसका कि भाई बंदा LIC ले रहा है तो उसके ऊपर कितना डिडक्शन होगा। ठीक है, ठीक है, सीनियर अगर लोन लेखा है, हेल्थ इंश्योरेंस लेखा है, उसके ऊपर कितना डिडक्शन होगा, ये सारी उसको माइनस करने के बाद जो पैसे बच रहे हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर क्या स्लैब रेट के अकॉर्डिंग उसका टैक्स लगेगा। अगर मान पुराना ओल्ड स्लैब रेट क्या था इसका 2.5 लाख से 2.5 लाख के ऊपर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर ये सैलरी बंदा 7.5 लाख रुपये उसका टोटल बन रहा है ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग, उसका 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक का उसके ऊपर टैक्स लगेगा 5%। ठीक है, 5%, 2.5 लाख से 5% तक जोड़ोगे तो कितना हो गया, 7 लाख कमा रहे ना, 5%, 2.5 लाख का 5% कितना होता है, 2.5 लाख का 5% होता है कितना, 25,000 ना यार, इतना भी होता है। ठीक है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्लैब ओल्ड स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, अगर आप इसमें 2 तरीके से होता है। अगर कोई व्यक्ति ये सब लेना चाहता है, डिडक्शन कर लेना चाहता है, डिडक्शन लेना चाहता है, ठीक है, तो उसको क्या है ना, ओल्ड स्लैब रेट के हिसाब से चलना है। अगर बंदे का डिडक्शन ही नहीं है, कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रखे हों और पैसे डिडक्ट हों, तो वो क्या करेगा, न्यू स्लैब रेट लेगा। उसमें क्या है 5 लाख तक, तो उसको कोई टैक्स नहीं, 5 या 7 लाख का जो भी है, याद कर लेना, पता नहीं स्लैब रेट क्या है, न्यू रेट। ठीक है, असेसमेंट ऑफ फर्म। ठीक है, की पॉइंट्स क्या होगा, पार्टनरशिप मस्ट बी रजिस्टर अंडर इनकम टैक्स एक्ट के तहत होना चाहिए असेसमेंट ऑफ फर्म में। सेक्शन 184 के तहत कंडीशन फॉर्म फर्म टू बी असाइन असेस्ड एज अ फर्म विथ पार्टनर डिटेल्स होनी चाहिए। सेक्शन 40 सबसेक्शन बी लिमिट ऑन पार्टनर्स रिमिड्रेशन एंड इंटरेस्ट होनी चाहिए। टैक्सेशन फ्लैट रेट 30% ऑन फर्म टोटल इनकम प्लस सरचार्जेस एंड सेस, partner share of profit exempt in partners hands, filing of return and tax authorities return filing। ठीक है, टाइप आइटर 1 says आइटर 2 to आइटर 7 based on income source ड्यू डेट्स इंडिविजुअल नॉन ऑडिट वाले क्या होते हैं 31 जुलाई तक, जिनके ऑडिट्स नहीं होते। ठीक है, वो सारे क्या होते हैं 31 जुलाई तक। जो बिजनेस वाले हैं उनका ऑडिट मैंडेटरी होता है, तो ऑडिट के बाद उनका वो होता है ITR फाइल, तो वो क्या होता है 31 अक्टूबर तक ई फाइलिंग पोर्टल पे। ठीक है, टैक्स अथॉरिटीज़ CBDT इसको CBDT को प्रिंसिपल कमिश्नर्स को एंड असेसिंग ऑफिसर के पास तक जाता है, उनके अथॉरिटीज़ मिलती है। एंड कॉन्सिक्वेंसेस डिले इंटरेस्ट US 234A लेट फीस US 234F के तहत फॉल्स इन्फॉर्मेशन के पेनल्टी लगेगी। प्रोफेस्क्यूशन के ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स प्रोसेस रजिस्टर ऑन ई फाइलिंग पोर्टल सेलेक्ट ITR फॉर्म। प्रोसेस क्या होता है ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिटर्न का, 19वां चैप्टर है, लेकिन इस बार पहला हो सकता है गाइस, पहला क्वेश्चन, इसलिए इसको याद करके जाइएगा। ऑनलाइन फाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, मैं चैप्टर्स वाइज में आपको इंपॉर्टेंट बता दिया मैंने, आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। Register on e-filing portal, select ITR form and assessment year, file income details and deduction, valid and submit and verify करो। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में 5 स्टेप बताया है इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, लीडिंग सुप्रीम कोर्ट केसेस कवर्ड लैंडमार्क जजमेंट ऑन सैलरी टैक्सेशन पे, हाउस एंड प्रॉपर्टी ओनरशिप पे, क्लबिंग ऑफ माइनस इनकम पे, सेट ऑफ carry forward of losses pay and business versus professional income. These cases clarify entrepreneurship interpretation of key section and are often asked in the theory questions। ठीक है, बात करते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। उसके कुछ ये ना मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं। ठीक है, इस बार पूछे जा सकते हैं, पेपर के तरह ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं। ये मॉडल
मॉडल पेपर में तैयार किया है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के अगर आप आंसर एक बार ट्राई करो, ठीक है, तो मैं आपको पक्का गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये 70% तो आएंगे इस क्वेश्चन में से। मैं इसका लिंक भी आपको डाल दूँगा, ठीक है, और कुछ आंसर्स भी हैं, तो वो क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपको डाल दूँगा, उसमें आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो इसका, ठीक है गाइस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असाइन इन द असाइनमेंट असेसमेंट ईयर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पशन, व्हाट इज़ द कैजुअल इनकम, हाउ इज़ इट टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, ठीक है। तो क्या है ना, मैं आपको ये क्वेश्चंस दे दूँगा, ठीक है गाइस। तो आज के वीडियो यहीं एंड करते हैं, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि पिछली बार मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और किसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, तो इस चक्कर में मैंने पिछली बार वीडियो नहीं बनाई। मैं वीडियो बनाना अब कंटिन्यू करने वाला हूँ गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।